अक्सर खवातीन की रीढ़ की हड्डी में टीका लगता है और खवातीन ये शिकायत करती हैं कि उनको कमर में जो दर्द निकल आई है वो इस टीके की वजह से निकल आई है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आया के एपिड्यूरल इंजेक्शन से कमर में दर्द क्यों निकलती है, निकलती भी है या नहीं निकलती, और अगर कमर में दर्द निकलनी ही है तो डॉक्टर क्यों हमें एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन सेफ है या सेफ नहीं है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, डॉक्टर के पास बड़ा ऑपरेशन करने के लिए दो चॉइसेस होती है। एक चॉइस ये है कि आपको पूरा बेहोश किया जाए, दूसरी चॉइस ये है कि आपको कमर में टीका लगाया जाए। पूरा बेहोश करना आसान है, आपको दवाई दी जाती है, आप बेहोश हो जाती हैं, उसके बाद सारा प्रोसीजर हो जाता है, बगैर दर्द के आपकी डिलीवरी हो जाती है। जबकि कमर में टीका लगाना थोड़ा मुश्किल और ट्रिकी और थोड़ा सा सेंसिटिव काम है। इसके अंदर आपको बाकायदा तौर पे झुकाया जाता है, बिठा के झुकाया जाता है आगे की तरफ, ताकि आपकी ड्यूरासैक ओपन हो, रीढ़ की हड्डी में ओपनिंग आए। फिर टीके से एग्जैक्ट एक जगह पे टीके के अंदर डाल के वो दवाई अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से आपका निचला धड़ सुन्न होता है। अब अगर एपिड्यूरल इंजेक्शन लगना मुश्किल है और जनरल एनेस्थीसिया देना बहुत आसान है, तो डॉक्टर क्यों जनरल एनेस्थीसिया की बजाय एपिड्यूरल इंजेक्शन को प्रेफर करता है? सबसे पहले इसे समझें। जनरल एनेस्थीसिया जब भी आपको दिया जाता है, आप पूरे बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद जब बच्चा डिलीवर होता है, दर्द तो आपको कोई नहीं होती, लेकिन बच्चा डिलीवर होने के बाद माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग है सबसे बेहतरीन तब बनती है कि जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा आपके पास आया, आपने बच्चे को टच किया, वो बच्चे की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है और माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बेहतरीन हो जाती है। अगर आप पूरी बेहोश होंगी तो ये वाला लम्हा आप मिस कर देंगे। क्योंकि जो पूरा बेहोश करना है, इसके सिम्टम्स को कम होते टाइम लगता है, इसलिए आपका हॉस्पिटल का स्टे बढ़ जाता है। इसके बाद अगर किसी खातून को दिल या फेफड़ों की तकलीफ है तो डॉक्टर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि आपको जनरल एनेस्थीसिया दे। दूसरी तरफ एपिड्यूरल इंजेक्शन के अंदर या आधा बेहोश करने के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका निचला धड़ सुन्न होता है, बगैर दर्द के आप बच्चे को डिलीवर कर देते हैं, और बच्चा पैदा होने के बाद चूंकि आप प्रॉपर होश में होती हैं तो बच्चा आपके साथ टच आप बच्चे को कर सकती हैं, आपके पास रह सकता है, और उसके बाद आपका हॉस्पिटल में स्टे भी कम होगा। अब अगर एपिड्यूरल इंजेक्शन के फायदे जनरल एनेस्थीसिया से ज्यादा हैं तो एपिड्यूरल इंजेक्शन लगने के बाद खवातीन को दर्द होती क्यों है? क्योंकि ये बहुत एक अलमिया है कि हर वो खातून जिसको कमर में इंजेक्शन लगा होता है उसकी कमर के दर्द कहीं ना कहीं एपिड्यूरल इंजेक्शन के साथ वो रिलेट कर रही होती है। अब इस चीज को समझने की बड़ी जरूरत है। सबसे पहले इसके अंदर 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी दर्द को पैदा कर सकते हैं, जो कि आपकी कमर में दर्द को बढ़ा सकते हैं एपिड्यूरल इंजेक्शन लगने के बाद। साइंटिफिक लिटरेचर सारा इस चीज को सपोर्ट करता है कि जो रीढ़ की हड्डी में लगने वाला टीका है वो माँ के लिए सबसे सेफेस्ट मेथड है। लेकिन ये जो दर्द का क्या अलमिया है, ये समझने के लिए 4 फैक्टर्स को समझें। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपकी सर्जरी के दौरान मिसमैनेजमेंट होती है। अगर तो प्रॉपर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो कि एनेस्थीसिया का प्रॉपर स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर है आपकी रीढ़ की हड्डी में टीका लगाएगा, आपको उसके बाद कभी भी कमर में दर्द नहीं होगी, क्योंकि उसको एग्जैक्ट स्पॉट का पता है कि किस जगह पे टीका किस जगह पे लगाना है। मोटे पेशेंट को कैसा लगाना है, अगर कोई मोटा कम है उसको कैसे लगाना है, उसका हाथ एग्जैक्ट सेट होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है। अक्सर छोटे अस्पतालों में पैसे बचाने के लिए बजाय के एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को रखें, वो टेक्नीशियन को रखते हैं। अगर तो ये टेक्नीशियन प्रॉपर ट्रेंड नहीं है तो ये उस ड्यूरासैक को ढूंढने के लिए मल्टीपल टाइम प्रिक्स करेगा, यानी कि सुई घुसाई नहीं लगी, सुई घुसाई नहीं लगी। हमारे पास अक्सर खवातीन ऐसी आती हैं कि 10-10 12-12 बार उन्होंने बाकायदा तौर पे सुई उन्हें कमर पर लगी होती है, उसके बाद जाके उनका ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो ये जो मल्टीपल प्रिक्स हैं ये अंदर इंजरी करते हैं और इस इंजरी की वजह से आपका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो कोशिश करें, हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करें, आपकी गायनी जितनी एक्सपीरियंस है साथ उतना ही एक्सपीरियंस आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चाहिए अगर आप अपनी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे वजह ये होती है कि आपको प्रॉपर हीलिंग का टाइम नहीं मिला होता। अक्सर ये देखा जाता है कि स्पाइन में जब भी इंजेक्शन लगता है स्पाइन खुद को खुद रिकवर कर लेती है, जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है ठीक होने की। होता क्या है कि स्पाइन ठीक नहीं होती कि वो न्यूट्रल ना रहे। अगर तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खुद को रिकवर कर लेगा, लेकिन अस्पतालों के अंदर ये कई दफा गाइड नहीं किया जाता कि सर के नीचे तकिया नहीं रखना। खवातीन सर के नीचे तकिया रख के लेटती हैं, उनकी स्पाइन के अंदर बेंडिंग आ जाती है, इसकी वजह से वो जख्म उनका ताजा रहता है, उसको हील नहीं हो पाता। दूसरे नंबर पे अस्पताल के अंदर जो गद्दे मौजूद होते हैं या अक्सर घर में शिफ्ट होने के बाद जो गद्दे होते हैं वो गद्दे नरम होते हैं। उन नरम गद्दों की वजह से भी जब भी आप उस पर लेटती हैं तो वो आपकी कमर के अंदर जो है ना खम आ जाता है और उस खम की वजह से भी आपका जख्म नहीं भर पाता। तीसरे नंबर पे बच्चे को फीड करवाते वक्त माँ का पोस्चर प्रॉपर नहीं रहता, ज्यादा आपको बेंड होना पड़ता है, बार बार फीड करवानी पड़ती है, उससे भी आपके कमर के अंदर मसला रहता है।
तो इस चीज को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है कि अस्पताल की तरफ से या आपके डॉक्टर की तरफ से आपको प्रॉपर इंडिकेशन दी जाए, बताया जाए कि तकिया बिल्कुल नहीं रखना, गद्दा हार्ड गद्दे पे लेटना है, बिल्कुल सीधा लेटने की कोशिश करें, जितना ज्यादा सीधा लेटेंगे उतनी कमर का आपका ये मसला बेहतरी की तरफ आएगा। तीसरे नंबर पे बच्चे को फीड करवाते वक्त आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है। किस पोस्चर से आपने फीड करवाना है, इस हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप वो देखें। आपका पोस्चर बेहतर रहेगा, अलाइंड रहेगा, इसके साथ आपकी बॉन्डिंग भी बच्चे के साथ बेहतर होगी और आपकी कमर भी सेफ रहेगी। तीसरा फैक्टर ये है कि आपकी कोर के मसल्स अगर तो डिलीवरी से पहले ही कमजोर होंगे तो चाहे आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया है, चाहे आपको किसी तरह से भी आपका इंजेक्शन लगा है, जो भी हुआ है, आपको कमर में बाद में दर्द निकल ही आनी है। होता यह है कि अक्सर खवातीन को वर्जिश करने की आदत नहीं होती, उनकी मसरूफियत ऐसी होती है कि उन्हें वर्जिश के लिए उनके लिए टाइम नहीं निकलता। वर्जिश से अगर आपके कोर के मसल मजबूत नहीं है ऑलरेडी, प्रेगनेंसी का जो सारा टाइम पीरियड है, चूंकि आपके कोर के मसल में मजीद वीकनेस आएगी और हर ट्राइमेस्टर के लिहाज से चूंकि आपका वेट बढ़ रहा है, पेल्विक फ्लोर के मसल भी वीक हो रहे हैं और कमर के मसल में मजीद अकड़ाव बढ़ता जा रहा है। तो अगर तो आपके मसल कमजोर हैं प्रेगनेंसी से पहले, तो प्रेगनेंसी के बाद आपको दर्द निकलनी ही निकलनी है। इसीलिए कोशिश करें कि किसी ना किसी किस्म की एक्सरसाइजेस लाजमी करें। हमारे इधर रिवाज ये है अक्सर शहरों के अंदर कि जब भी कोई खातून कंसीव करती है तो वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ देती है, बिल्कुल बेड रिडन हो जाती है। पहले जमाने में खवातीन पानी भरने दूर तक जाती थी, चलना फिरना होता था, घर के बच्चों को संभालना, घर के कामकाज करना, वो एक्टिव रहती थी, उन्हें वर्जिश करने की जरूरत नहीं थी एक्स्ट्रा। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट होती थी उसके बाद भी घर के काम वगैरह, बैठ के झाड़ू देना, बैठ के खाना पकाना, वो ज्यादा उनका जिस्म फिजिकली एक्टिव होता था, उन्हें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी। आज के टाइम के अंदर हमारी जैसे जैसे लग्जरी आ रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ रहा है, हमारे लिए एक्सरसाइज मस्ट हो गई। इसलिए अक्सर मुल्कों के अंदर हर ट्राइमेस्टर के लिहाज से खवातीन को वर्जिशें कराई जाती हैं ताकि उनका जो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड है वो भी बेहतर गुजरे और आपकी जो डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम रिकवरी है वो भी बेहतरी की तरफ आए। कोशिश करें कि किसी ना किसी किस्म की एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि आपके कोर के मसल मजबूत रहें और कंसीव होने के बाद आपको कभी भी इस तरह की कमर दर्द का मसला ना हो। चौथा और आखिरी फैक्टर यह है कि आप में न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी होगी, खुराक की कमी होगी, तो आपके जिस्म को खुद को रिकवर करने के लिए प्रॉपर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आपको मसला आएगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70 से 90% लोग विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं और प्रेगनेंसी में आपकी न्यूट्रिशन, चूंकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होती है, तो खवातीन उतना अपनी खुराक पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से उनमें इस तरह के मसाइल रहते हैं। खास तौर पे सिजेरियन के बाद, पहले हमारे कल्चर के अंदर पंजीरी बनती थी, अक्सर घरों में अब भी बनती है पंजीरी, लेकिन सिजेरियन के बाद चूंकि खवातीन ये पंजीरी नहीं खा सकती और बाद में भी जब सीजन आता है तब ये पंजीरी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को जब अवॉइड करती है, अक्सर खवातीन गोश्त नहीं खाती, देसी घी नहीं खाती, मक्खन वगैरह का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, ये चीजें नहीं करती, तो इससे उनके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती है। तो आप में इंजरी होने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी दर्द बढ़ने के चांसेस और रिकवरी प्रॉपर ना होने के बाद भी दर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी कैल्शियम और विटामिन डी की इंटेक प्रॉपर रखें, अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, पंजीरी वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें, पंजीरी, यखनी, देसी घी, ये सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपकी रिकवरी को बेहतर बनाती हैं और पोस्टमार्टम के पीरियड को आपका बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। विटामिन डी की कमी को किस तरह से पूरा करना है मैं इस हवाले से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आपने लाजमी देख लेना है ताकि आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि एपिड्यूरल इंजेक्शन आपके लिए सबसे सेफेस्ट मेथड है। कोशिश करें कि प्रॉपर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो कि ट्रेन हो वो आपको इंजेक्शन लगाए और ऑपरेशन के बाद प्रॉपर रिकवरी के लिए आपकी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में हो, आपकी खुराक बेहतर हो और प्रेगनेंसी से पहले आपके पट्टे मजबूत हों, चलने फिरने की आदत को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह कभी भी कमर में दर्द नहीं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।